हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का इंग्लिश का हॉर्नबिल चैप्टर 7 द एडवेंचर रिटन बाय जयंत नौलिकर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड along the पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। जीजामाता एक्सप्रेस गाड़ी एक ट्रेन का नाम पुणे बम्बई मार्ग पर दक्कन क्वीन एक दूसरी ट्रेन का नाम की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्र गति से जा रही थी। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर कोई औद्योगिक शहर नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। अगला पड़ाव लोनावाला 40 मिनट में आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड was no different from what he knew। उसके बाद घाट का खंड आया जो वैसा ही था जैसा उसे जानता था। The train stopped at Karjat only briefly and went on at even greater speed। It rode through कल्याण। गाड़ी करजत में थोड़ी देर रुकी और फिर कल्याण से दहाड़ती हुई निकल गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gayatonde had arrived at a plan of action in Bombay। इसी बीच प्रोफेसर गायतोंडे के तेजी से भागते मन ने बम्बई में कामकाज की योजना बना ली थी। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner। वास्तव में एक इतिहासकार के रूप में उन्हें लगा कि उन्हें ये विचार पहले ही आ जाना चाहिए था। He would go to a big library and browse through history books। That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached। वह किसी बड़े पुस्तकालय में जाएंगे और वहाँ इतिहास की पुस्तकों के पन्ने उलट पुलट कर देखेंगे। यही ठीक ढंग था ये जानने का कि वर्तमान स्थिति कैसे आई थी। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened। उसने ये भी सोचा कि वह अंततः पुणे वापस आकर राजेंद्र देशपांडे से लंबी बातचीत करेगा जो उसे अवश्य समझा देगा कि ये कैसे हुआ था। That is assuming that in this world there existed someone called राजेश देशपांडे। अर्थात यह मानकर कि राजेश देशपांडे नामक व्यक्ति अभी संसार में जीवित हैं। The train stopped beyond the long tunnel। It was a small station called Sarhad। An Anglo-Indian in uniform went through the train checking permits। लंबी सुरंग पार करके गाड़ी रुक गई। ये छोटा स्टेशन था जिसका नाम सरहद था। एक एंग्लो इंडियन वर्दी पहने गाड़ी में अनुमति पत्रों की जांच करता हुआ घूम गया। This is where the British Raj begins। You are going for the first time, I presume? Khan Sahib asked। Yes, the reply was factually correct। Gangadhar Pant had not been to this Bombay before। He ventured a question, and Khan Sahib, how will you go to Peshawar? यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है। मेरे विचार में आप पहली बार आ रहे हैं, खान साहिब ने पूछा। हाँ, उत्तर वास्तव में सही था। गंगाधर पंत इस बम्बई में पहले कभी नहीं आया था। उसने अनुमान लगाकर प्रश्न पूछा, और खान साहिब आप पेशावर कैसे जाएंगे? दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। हाउ फार डज इट गो? बाय व्हाट रूट? ये गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस जाती है। मैं आज रात सेंट्रल से फ्रंटियर मेल ले लूँगा। वह कितनी दूर तक जाती है और किस रास्ते से? बम्बई से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर। लंबी यात्रा है। मैं परसों तक पेशावर पहुँचूँगा। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वाज ए विलिंग लिसनर।
for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. उसके बाद खान साहिब अपने व्यापार के विषय में बहुत कुछ बताने लगे। वह गंगाधर पंत ध्यान से सुनता रहा क्योंकि उसे उस भारत के रहन सहन का स्वाद पता चला जो इतना अलग भारत था। The train now passed through the suburban rail traffic. The blue carriages carried the letters GBMR on the side. Greater Bombay Metropolitan Railway, explained Khan Sahib. See the tiny Union Jack painted on each carriage, a gentle reminder that we are in British territory. अब गाड़ी शहर के बाहरी भाग के रेल यातायात से जा रही थी। नीले डिब्बों पर एक तरफ GBMR लिखा था, ग्रेटर बम्बई मेट्रोपॉलिटन रेलवे। खान साहिब ने स्पष्ट किया, देखते हो प्रत्येक डिब्बे पर छोटा सा यूनियन जैक छपा है। ये याद दिलाता है कि हम ब्रिटिश सीमा क्षेत्र में हैं। The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably neat and clean. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis along with a handful of British officers. दादर से परे गाड़ी धीमी होने लगी और अपने गंतव्य स्थान विक्टोरिया टर्मिनस पर रुकी। स्टेशन बहुत साफ सुथरा था। स्टाफ में अधिकांश एंग्लो इंडियन व पारसी थे और साथ में कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज अधिकारी। As he emerged from the station, Gangadhar Pant found himself facing an imposing building. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark, East India House, headquarters of the East India Company. Prepared as he was for many shocks, Professor Gayatunde had not expected this. स्टेशन से निकलकर गंगाधर पंत एक प्रभावशाली भवन के सामने आया। जो नहीं जानते थे कि यह प्रमुख स्थान क्या है, उन्हें उस पर लिखे अक्षर बता रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया मुख्यालय। यद्यपि वह किसी चौंकाने वाली बातों के लिए तैयार नहीं था, फिर भी प्रोफेसर गैतोंडे जैसी अपेक्षा नहीं थी। The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857, at least that is what history books said. Yet here it was not only alive but flourishing, so history had taken a different turn. Perhaps before 1857, how and when had it happened, he had to find out. ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की घटनाओं के तुरंत बाद समाप्त हो गई थी। कम से कम इतिहास की पुस्तकों में तो ऐसा ही लिखा है। अभी तक यह न केवल जीवित था बल्कि फलता फूलता था। इसलिए इतिहास ने 1857 से पहले एक अलग मोड़ ले लिया था। यह कब और कैसे हुआ होगा, उसे इसका पता लगाना था। As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. There was no handloom house building. Instead, there were Boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyd's, Barclays, and other British banks, as in a typical high street of a town in England. जब वह उस सड़क पर जा रहा था जिसका नाम हार्नबी रोड था, उसने वहाँ अलग अलग प्रकार की दुकानें व कार्यालयों के भवन देखे। उसकी जगह कोई हैंडलूम हाउस भवन नहीं था। इसके स्थान पर वहाँ जूते तथा वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर थे। लॉयड्स, बार्कलेज व अन्य ब्रिटिश बैंकों के प्रभावशाली भवन थे जो इंग्लैंड के किसी शहर की सड़क पर जैसे दिखाई देते थे। He turned right along Home Street and entered Forbes building. I wish to meet Mr. Vinay Gayatonde, please, he said to the English receptionist. वह दाईं ओर होम स्ट्रीट में मुड़ा और फोर्बिस भवन में गया। मैं मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना चाहता हूँ, उसने अंग्रेज स्वागत करती महिला से कहा। She searched through the telephone list, the staff list, and then through the directory of employees of all the branches of the firm. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name
either here or in any of our branches. Are you sure he works here? उसने टेलीफोन की सूची, स्टाफ की सूची और फिर फर्म की सभी शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की सूची देखी। उसने फिर सिर हिलाया और कहा, मुझे उस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ या अन्य किसी शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों की लिस्ट में नहीं मिला। क्या आप पक्का जानते हैं कि वह यहाँ काम करता है? This was a blow, not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. यह आघात अनापेक्षित नहीं था। यदि वह स्वयं इस संसार में मर चुका था तो क्या गारंटी थी कि उसका पुत्र जीवित होगा? वास्तव में हो सकता है कि वह पैदा ही ना हुआ हो। He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at restaurant, he made his way to the town hall. उसने लड़की को विनम्रता से धन्यवाद दिया और बाहर आ गया। ठहरने के स्थान के बारे में चिंता न करना उसकी विशेषता थी। उसकी मुख्य चिंता तो यह थी कि इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में जाया जाए। जल्दी से रेस्टोरेंट में भोजन करके वह सीधा टाउन हॉल पहुंचा। Yes, to his relief, the town hall was there, and it did house the library. He entered the reading room and asked for a list of history books, including his own. उसने चैन की सांस ली कि टाउन हॉल वहीं था और पुस्तकालय भी उसी में था। वह लाइब्रेरी में गया और इतिहास की पुस्तकों की सूची मंगाई, जिसमें उसकी अपनी लिखी हुई पुस्तकें भी शामिल थीं। His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume 2 up to the Samudragupta. Volume 3 up to the Muhammad Gauri, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. उसकी 5 पुस्तकें उसकी मेज पर आ गईं। उसने शुरू से आरंभ उसकी 5 पुस्तकें उसकी मेज पर आ गईं। उसने शुरू से आरंभ किया। पहली पुस्तक अशोक काल तक की थी, दूसरी समुद्रगुप्त तक, तीसरी पुस्तक मोहम्मद गौरी तक और चौथी औरंगजेब की मृत्यु तक। इस काल तक का इतिहास वैसा था जैसा उसे पता था। परिवर्तन स्पष्ट था, अंतिम पुस्तक में था। Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. 5वीं पुस्तक को दोनों ओर से अंदर की ओर पढ़ते पढ़ते गंगाधर पंत वह बिल्कुल उस स्थान पर आ गया जहां पर इतिहास ने अलग मोड़ लिया था। That page in the book described the Battle of Panipat, and it mentioned that the Marathas won it handsomely. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau and his nephew, the young Vishwas Rao. पुस्तक के उस पृष्ठ पर पानीपत की लड़ाई का वर्णन था और उसमें लिखा था कि मराठों ने वह लड़ाई अच्छे तरीके से जीत ली थी। अब्दाली पूर्णतः पराजित हो गया था और उसे विजयी मराठा सेना ने, जिसका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और उसका भतीजा युवक विश्वास राव कर रहे थे, वापस काबुल खदेड़ दिया था। The book did not go into a blow-by-blow account of the battle itself. Rather, it elaborated in details its consequences for the power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style of writing was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. पुस्तक में लड़ाई के पल पल का वर्णन नहीं था, किंतु उसमें भारत में शक्ति संघर्ष का बड़े परिश्रम से विवरण दिया हुआ था। गंगाधर पंत ने उस विवरण को बहुत उत्सुकता से पढ़ा। लिखने की शैली निसंदेह उसी की थी, फिर भी वह उस वर्णन को पहली बार पढ़ रहा था।
Their victory in the battle was not only a great moral booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. The East India Company, which had been watching these developments from the sidelines, got the message and temporarily shelved its expansionist program. लड़ाई में मराठा की विजय से न केवल उसके मनोबल को बढ़ावा मिला, बल्कि उत्तरी भारत में उनकी उच्चतम सत्ता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इसे किनारे पर खड़े इस प्रगति को देख रही थी, उन्हें संदेश मिल गया। उन्होंने अपनी विस्तार की योजना को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ भाऊ साहेब एंड विश्वास राव, हु eventfully succeeded his father in 1780 AD. The troublemaker Dada Saheb was relegated to the background and he eventually retired from state politics. पेशवा के लिए इसका तुरंत परिणाम ये हुआ कि भाऊ साहब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया, जो बहुत ठाट बाट के साथ सन 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। परेशानी पैदा करने वाले दादा साहब को पीछे हटना पड़ा और अंत में उसने राज्य की राजनीति से संन्यास ले लिया। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मेट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। ही एंड हिज ब्रदर Madhav Rao combined political acumen with valor and systematically expanded their influence all over India. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, and Madras, just like its European rivals, the Portuguese and the French. ईस्ट इंडिया कंपनी को नए मराठा शासक विश्वास राव को अपनी बराबरी का व्यक्ति पाकर बहुत व्याकुलता हुई। वह और उसके भाई माधव राव में राजनीतिक तीक्ष्णता तथा वीरता का मिलाप था और उसने सोचे समझे तरीके से पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमा लिया था। कंपनी का प्रभाव अन्य यूरोपियन प्रतिस्पर्धियों पुर्तगाली और फ्रांसीसियों की तरह केवल बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के आसपास तक सिमट कर रह गया था। बम्बई का नया नाम अब फ्रेंड्स मुंबई और कलकत्ता का कोलकाता और मद्रास का अब चेन्नई हो गया है। For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age dawning in Europe. They set up their own centers for science and technology. Here, the East India Company saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and expert. They were accepted only to make the local centers self-sufficient. राजनीतिक कारणों से पेशवाओं ने दिल्ली में मुगल शासन को जिंदा रखा। 19वीं शताब्दी के पुणे के ये असली शासक इतने सयाने थे कि उन्होंने यूरोप में शिल्प युग के शुरू होने के महत्व को समझा। उन्होंने अपने विज्ञान व शिल्प के केंद्र स्थापित किए। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर देखा। उन्होंने सहायता और विशेषज्ञ देने का प्रस्ताव रखा। स्थानीय केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। The 20th century brought about further changes inspired by the West. India moved toward a democracy. By then, the Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. The Shahenshah of Delhi was no more than a figurehead to rubber stamp the recommendations made by the central parliament. पश्चिम से प्रेरित होकर वेस्ट से प्रेरित होकर 20वीं शताब्दी में और अधिक परिवर्तन हुए। भारत लोकतंत्र की ओर अग्रसर हुआ। उस समय तक पेशवा का उद्यम समाप्त हो चुका था और धीरे धीरे निर्वाचित तंत्रों ने उनका स्थान ले लिया था। दिल्ली की सल्तनत इस परिवर्तन में भी बनी रही, मुख्यतः इसलिए कि उनका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं था। दिल्ली के सम्राट के पास नाम मात्र का शासन था, जो केंद्रीय संसद द्वारा सिफारिशों पर अनुमति की मोहर लगा देता था। As he read on, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was from a position of strength, and for
purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. That lease was to expire in year 2001 according to the Treaty of 1908. पढ़ते समय गंगाधर पंत ने जो भारत देखा था उसकी प्रशंसा करने लगा। यह वह देश था जो गोरों का दास नहीं बना था। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना व आत्मसम्मान का मूल्य समझ लिया था। सशक्त होते हुए वह केवल व्यापारिक कारणों से उसने अंग्रेजों की बम्बई इस उपमहाद्वीप में एकमात्र चौकी रूप में रखने की अनुमति दे दी थी। सन 1908 की संधि के अनुसार यह पट्टा वर्ष 2001 में समाप्त होना था। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. But at the same time, he felt that his investigations were incomplete. How did the Marathas win the battle? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was भाऊ साहेब बांची भाकर। गंगाधर पंत जिस देश से परिचित था तथा कुछ वह अपने चारों ओर देख रहा था, वह उनकी तुलना किए बिना न रह सका। लेकिन साथ ही उसे प्रतीत हुआ कि छानबीन अधूरी थी। मराठों ने युद्ध कैसे जीता, इसका उत्तर जानने के लिए उसे युद्ध का वर्णन देखना जरूरी था। उसने अपने सामने पड़ी पत्रिकाओं पुस्तकों को पढ़ा। अंत में उन पुस्तकों में से उसे एक पुस्तक मिल गई जिसमें संकेत था भाऊ साहेब बांची बखर की पुस्तक थी। Although he seldom relied on the Bhakras for historical evidence, he found them entertaining to read. Sometimes buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. And then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked them, and God was merciful. A short burst past his ear. Even the difference of a till sesame would have led to his death. यद्यपि वह बखर पर ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कभी भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन पढ़ने में वे मनोरंजक होते थे। कभी कभी उसके सुवर्णित किंतु तोड़े मरोड़े वर्णन को पढ़ने में मग्न उसे कोई सत्य का अंश मिल जाता था। उसे अब सत्य का एक अंश 3 पंक्तियों वाले वर्णन में मिल गया कि विश्वास राव कैसे मरते मरते बचा। और फिर विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की ओर मोड़ा जहां सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे। उसने उन पर आक्रमण कर दिया और ईश्वर दयालु थे। एक गोली उसके कान के पास से गुजरी। एक तिल भर का यदि अंतर नहीं होता तो उसकी मृत्यु हो जाती। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thought. Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall. I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? 8 o'clock, sir. The librarian smiled. Here was a user and research right after his hurt. आठ बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने प्रोफेसर को विनम्रता से याद दिलाया कि पुस्तकालय के बंद होने का समय हो गया। गंगाधर पंत अपने विचारों से निकला। चारों ओर देखा तो उसे पता लगा कि उस शानदार हाल में वह अकेला ही पाठक बचा हुआ था। क्षमा करना सर, क्या यह पुस्तक कल मेरे प्रयोग के लिए यहाँ रख देंगे? वैसे आप खोलते कब हैं? 8 बजे सर। पुस्तकालय का अध्यक्ष मुस्कुराया। यह ऐसा पाठक और अनुसंधान करता उसके सामने था जैसे का वह प्रशंसक था। As the professor left the table, he showed some notes into his right pocket. Absent-mindedly, he also shoved the bhakar into his left pocket. प्रोफेसर ने मेज पर से खड़े होते समय कुछ हस्तलेख अपनी दाईं ओर की जेब में ठूंस लिए। अनजाने में उसने भकर भी अपनी दाईं जेब में ठूंस लिया। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. He then set out for a stroll toward the आज़ाद मैदान. उसे ठहरने के लिए एक गेस्ट हाउस मिल गया और उसने सस्ता साधारण भोजन खाया। फिर वह टहलने के लिए आज़ाद मैदान की ओर चल पड़ा।
In the Maidan, he found a throng moving toward a pandal, so a lecture was to take place. Force of habit took Professor Gaitonde toward the pandal. The lecture was in progress, although people kept coming and going, but Professor Gaitonde was not looking at the audience. He was staring at the platform as if mesmerized. There was a table and a chair, but the latter was unoccupied. उसने मैदान में एक भीड़ को एक पंडाल की ओर जाते हुए देखा। अच्छा, कोई भाषण शुरू होने वाला था। अपनी आदत से मजबूर प्रोफेसर गैतोंडे पंडाल की ओर चल दिया। भाषण जारी था, यद्यपि लोग आ जा रहे थे, किंतु गैतोंडे श्रोताओं को नहीं देख रहा था। वह सम्मोहित होकर मंच की ओर देख रहा था। वहां एक मेज व कुर्सी थी, परंतु कुर्सी खाली थी। द स्पीकर स्टॉप्ड इन द मिड सेंटेंस, the presidential chair unoccupied. The sight stirred him to the depth, like a piece of iron attracted to a magnet. He swiftly moved toward the chair. The speaker stopped in mid-sentence, too shocked to continue, but the audience soon found voice. Vacate the chair. The lecture series has no chairperson. Away from the platform, mister. The chair is symbolic, don't you know? सभापति की कुर्सी खाली थी। यह देखकर वह उत्तेजित हुआ, जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक से आकर्षित होता है। वह तीव्रता से कुर्सी की ओर बढ़ा। वक्ता वाक्य के बीच में ही रुक गया। वह इतना आश्चर्यचकित था कि बोल न सका, परंतु श्रोता बोल उठे, कुर्सी खाली करो। इस भाषण श्रृंखला का कोई सभापति नहीं है मिस्टर, मंच से चले जाओ। कुर्सी तो प्रतीक मात्र है, तुम नहीं जानते? व्हाट नॉनसेंस! Whoever heard of public lecture without a presiding dignitary? Professor Gayatonde went to the mic and gave vent to his views. Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. Let me tell you. But the audience was in no mood to listen. Tell us nothing. We are sick of remarks from the chair, of vote of thanks, of long introductions. We only want to listen to the speaker. We abolished the old custom लॉन्ग एगो, कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज। क्या निरर्थक बात है! क्या कभी सार्वजनिक भाषण किसी मान्य व्यक्ति के सभापतित्व के होता है? प्रोफेसर गायतोंडे ने माइक पर जाकर अपने विचारों की भड़ास निकाली। महिलाओं व सज्जनों, बिना सभापति के भाषण ऐसा ही है जैसे शेक्सपियर का हैमलेट नाटक डेनमार्क के राजकुमार के बिना। मैं आपसे कहता हूँ, परंतु श्रोतागण सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमें कुछ न बताओ, हम सभापति की टिप्पणियां, धन्यवाद प्रस्तावों व लंबी भूमिकाओं से ऊब चुके हैं। हम तो केवल वक्ता को ही सुनना चाहते हैं। हमने पुरानी परंपरा कभी की समाप्त कर दी है। कृपया मंच खाली करो। But Gangadhar Pant had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience at its most hostile. He kept on talking. He soon became a target for a shower of tomatoes, eggs, and other objects, but he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. Finally, the audience swarmed to the stage to eject him boldly. And in the crowd, Gangadhar Pant was nowhere to be seen. परंतु गंगाधर पंत को 999 सभाओं में बोलने का अनुभव था और उसने पुणे में बहुत प्रतिकूल श्रोताओं का सामना किया था। वह बोलता गया। शीघ्र ही वह टमाटरों, अंडों व अन्य वस्तुओं की बौछार का निशाना बन गया, लेकिन उसने इस अपमान को वीरता के साथ सुधारने का प्रयास किया। अंत में श्रोताओं की भीड़ ने उसे शारीरिक रूप से हटाने के लिए मंच पर धावा बोल दिया और भीड़ ने गंगाधर पंत कहीं भी दिखाई नहीं दिया। That is all I have to tell, Rajendra. All I know is that I was found in the Azad Maidan in the morning, but I was back in the world I am familiar with now. Where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him a while to reply. Professor, before just prior to your collision with the truck, what were you doing? Rajendra asked. मुझे आपको इतना ही बताना था राजेंद्र, बस मुझे तो इतना ही पता है कि मैं सुबह आज़ाद मैदान में पड़ा था, परंतु मैं परिचित संसार में वापस आ गया था। परंतु मैंने वे 2 दिन कहाँ व्यतीत किए जब मैं अनुपस्थित था?
राजेंद्र वृत्तांत सुनकर भौचक्का रह गया। उसे उत्तर देने में कुछ समय लगा। प्रोफेसर, ट्रक से टक्कर लगने से पहले आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र ने पूछा। I was thinking of the catastrophe theory and its implication of history. Right, I thought so. Rajendra smiled. Don't smile smugly in case you think that it was just my mind playing tricks and my imagination running amok. Look at this. And triumphantly, Professor Gayatonde produced his vital piece of evidence, a page torn out of a book. मैं कैटास्ट्रॉफी सिद्धांत के विषय में सोच रहा था और यह कि इतिहास पर कैसे और यह वह इतिहास पर कैसे लागू होती है। ठीक, मैं भी यही समझता था। राजेंद्र मुस्कुराया। ऐसे गर्व से ना मुस्कुराओ। यदि आप समझते हैं कि मेरा मस्तिष्क कीड़ा कर रहा है, मेरी कल्पना शक्ति नियंत्रण से बाहर आ गई थी, तो ये देखो। और प्रोफेसर गैतोंडे ने गर्व से महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत किया। पुस्तक में से फटा हुआ एक पृष्ठ। Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was the smile and in its place came a grave expression. He was visibly moved. Gangadhar Pant pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bhakar in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it the next morning, but it seems that in the melee of the Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page remained, and luckily for me, the page contains vital evidence. राजेंद्र ने छपे हुए पृष्ठ पर लेख पढ़ा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी मुस्कुराहट चली गई और उसके स्थान पर एक गंभीर भाव आ गया। लग रहा था वह बहुत उत्तेजित था। गंगाधर पंत ने अपनी लाभदायक परिस्थिति को स्पष्ट किया। जब मैं पुस्तकालय से चला, मैंने अनजाने में बखर अपनी जेब में खिसका ली थी। मुझे अपनी गलती का पता तब चला जब मैं भोजन का बिल चुका रहा था। मेरा इरादा इसे अगले दिन वापस करने का था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान की अफरा तफरी में पुस्तक खो गई है। केवल ये पृष्ठ बचा। सौभाग्य से इस पृष्ठ पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। Rajendra again read the page. It described how Vishwas Rao, omened by the Maratha army, turned the tide in their favor. Now look at this. Gangadhar Pant produced his own copy of Bhau Sahib Banchi Bhakar, opened at the relevant page. The account ran this, and then Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting, and he attacked them and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. राजेंद्र ने पन्ने को फिर पढ़ा। उसमें लिखा था, विश्वास राव कैसे गोली लगने से बचा और कैसे मराठा सेना के द्वारा इसे अच्छा शकुन माना जाने पर घटना उनके पक्ष में चली गई। अब इसे देखो। गंगाधर पंत ने भाऊ साहेब बांची बकर की अपनी पुस्तक संबंधित पन्ने पर खोली। वर्णन इस प्रकार था, और जब विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस संकल युद्ध की ओर मोड़ा जहाँ सर्वोत्तम सैनिक लड़ रहे थे और उसने उन पर आक्रमण कर दिया, ईश्वर ने नाराजगी दिखाई, उसे गोली लग गई। Professor Gayatonde, you have given me food for thought. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasies. I am beginning to realize. Facts, what are the facts? I am dying to know, Professor Gayatonde said. प्रोफेसर गैतोंडे, आपने मुझे सोच विचार का अवसर दिया है। इस महत्वपूर्ण प्रमाण को देखने से पहले मैंने आपके अनुभव को केवल कल्पना ही समझा था, परंतु तथ्य कल्पना से भी अधिक विचित्र हो सकते हैं। मैं अब ऐसा समझने लगा हूँ। तथ्य क्या है? मैं तो जानने के लिए झटपटा रहा हूँ, प्रोफेसर गैतोंडे ने कहा। राजेंद्र motioned him to silence and started pacing the room, obviously under great mental strain. Finally, he turned around and said, Professor Gayatonde, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theories as known today. Whether I succeeded or not in convincing you of the facts, only you can judge, for you have indeed passed through a fantastic experience, or more correctly, a catastrophic experience.
Please continue, Rajendra. I am all ears. Professor Gayatonde replied. Rajendra continued pacing as he talked. राजेंद्र ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कमरे में घूमने लगा। स्पष्टता वह भारी मानसिक दबाव में था। अंत में वह मुड़ा और बोला, प्रोफेसर गायतोंडे, मैं आपके अनुभव को आज के दो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर तर्क संगत बनाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको मनवाने में सफल होता हूं या नहीं, इसका निर्णय तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही इस अद्भुत अनुभव से गुजरे हैं, या ठीक कहा जाए तो कैटास्ट्रॉफिक अनुभव में से। आप कहते जाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा हूँ, प्रोफेसर गायतोंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र कमरे में इधर उधर घूमता रहा और बातें करता रहा। You have heard a lot about the catastrophe theory at last seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open grounds offer excellent examples of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. Their armors was comparable, so a lot of dependence on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. As history was hidden, his uncle Bhau Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in battle or survived is not known, but for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. They lost their morale and fighting spirit. There followed an utter rout. आपने उस सेमिनार में कैटास्ट्रॉफी सिद्धांत के विषय में बहुत कुछ सुना है। हम इसे पानीपत के युद्ध पर लागू करते हैं। खुले मैदान में आमने सामने लड़े जाने वाले युद्ध इस सिद्धांत के बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मराठों की सेना अब्दाली की सेना का पानीपत में सामना कर रही थी। दोनों की सेनाओं में कोई अंतर नहीं था। उनके शस्त्र भी समान थे, इसलिए बहुत कुछ नेतृत्व सेना के मनोबल पर निर्भर करता था। उस महत्वपूर्ण घड़ी में पेशवा का पुत्र व उत्तराधिकारी विश्वास राव का मरना निर्णायक सिद्ध हुआ। जैसा जैसा इतिहास बताता है, भाऊ साहब उस मारकाट में घुस गया और फिर उसका पता ना चला। वह लड़ाई में मारा गया या बच गया, इसका कुछ पता नहीं, परंतु वह विशेष क्षण अपने नेता के मर जाने का आघात सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसका मनोबल टूट गया, वह उनमें लड़ने की भावना नहीं रही। इसके बाद पूर्ण पराजय हुई। Exactly, Professor, and what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed Vishwas Rao, a crucial event gone the other way, and its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said. बिल्कुल प्रोफेसर, और वो जो आपने मुझे फटे हुए पृष्ठ पर दिखाया है, वह युद्ध की वह घटना जो तब हुई जब गोली विश्वास राव को ना लगी। यह महत्वपूर्ण घटना दूसरी ओर चल पड़ी और सेना पर भी इसका प्रभाव विपरीत हुआ। इससे उनका मनोबल बढ़ गया, इसी से पूरा अंतर आया, राजेंद्र ने कहा। मे बी सो सिमिलियर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू विच नेपोलियन कुड हैव वन, बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच वाज ए यूनिक हिस्ट्री। दिस आइडिया ऑफ इट might have been is okay for the sake of speculation but not for reality, Gangadhar Pant said. I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. संभवतः ऐसा हो, इसी प्रकार के विचार वाटरलू के युद्ध के विषय में प्रकट किए जाते हैं कि नेपोलियन उसे जीत सकता था, परंतु हम निराले संसार में रहते हैं जिसका इतिहास अनूठा है। यह धारणा कि ऐसा हो सकता था अटकलबाजी के लिए तो ठीक है, परंतु वास्तविकता के लिए नहीं, गंगाधर पंत ने कहा। I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you may find strange, but please hear me out, Rajendra said. मैं इस प्रश्न पर आपसे सहमत नहीं हूँ। वास्तव में इसमें अपने दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो आपको विचित्र लगेगा, परंतु मेरी बात पूरी सुनना, राजेंद्र ने कहा। Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our senses or indirectly via instruments. But is it limited to what we see? Does it have other manifestations? मैं इस प्रश्न पर आपको सहमत नहीं हूँ। वास्तव में इसमें अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ जो आपको विचित्र लगे, परंतु मेरी बात पूरी सुनना, राजेंद्र ने कहा।
गंगाधर पंत ने आशापूर्ण तरीके से सुना और राजेंद्र कहने लगा, आपका वास्तविकता से क्या अभिप्राय है? हम इसे सीधे अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, सेंसेस के द्वारा अनुभव करते हैं, या यंत्रों द्वारा इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से? परंतु क्या वही तक सीमित है जो हम देखते हैं? क्या यह अन्य तरीके से प्रकट होती है? The reality may not be unique, has been found from experiments on very small systems of atoms and their constituent particles. When dealing with such systems, the physicists discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. वास्तविकता हो सकता है एकमात्र ना हो, परंतु परमाणु तथा उसके संघटक कणों पर प्रयोग करके देखा गया है। जब इन तंत्रों पर कार्य किया गया तो भौतिक शास्त्रियों ने आश्चर्यजनक खोज की। इन तंत्रों के व्यवहार की निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यद्यपि हम इन तंत्रों पर लागू होने वाले सभी भौतिक नियमों की जानकारी भी हो। Take an example. I fire an electron from a source. Where will it go? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given speed, I know where it will be at a later time, but I cannot make such an assertion for the electron. It may be here, there, anywhere. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. The lack of determinism in quantum theory, even an ignoramus historian like me has heard of it, प्रोफेसर गायतोंडे said. एक उदाहरण लें, मैं किसी स्रोत से कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, ये कहाँ जाएगा? यदि मैं बंदूक से किसी विशेष दिशा में गोली चलाता हूँ तो मुझे पता है कि वह किसी आने वाले समय में कहाँ पहुँचेगी, परंतु इलेक्ट्रॉन के विषय में मैं इस प्रकार निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। ये कहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है। मैं केवल अनुभव से कह सकता हूँ कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर मिलने की क्या संभावना है। क्वांटम सिद्धांत में निश्चितता का अभाव है, सर्टेनिटी का अभाव है। ये बात मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार को भी पता है, प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। सो इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर इन वन वर्ल्ड, द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, इन अनदर it is over there, in yet another it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about, but all those alternatives world could exist just the same. Rajan paused to marshal his thoughts. But is there any contact between those many worlds? Professor Gayatunde asked. Yes and no. Imagine two worlds, for example. In both, an electron is orbiting the nucleus of an atom. इसलिए कल्पना करें कि विश्व की एक संसार में इलेक्ट्रॉन कहाँ यहाँ है, अन्य में वहाँ है, व किसी और में किसी अलग स्थान पर है। अब देखने वाले को पता चल जाए कि वह कहाँ है तो हम जान जाते हैं कि वह किस संसार की बात कर रहा है, परंतु फिर भी वे वैकल्पिक अलग अलग संसार में विद्यमान है। राजेंद्र अपने विचारों को क्रमबद्ध करने के लिए रुका। किंतु क्या इन दुनियाओं में कोई संपर्क है? प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा। हाँ और ना। दोनों दुनियाओं के उदाहरण के लिए कल्पना करें, दोनों में इलेक्ट्रॉन परमाणु की नाभिक में चक्कर लगा रहा है। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड। जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, गंगाधर पंत बीच में बोला। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज trajectory of the planet. The electron could be orbiting in any of a large number of specified states. These states may be used to identify the world. In state number 1, we have the electron in a state of higher energy. In state number 2, it is in the state of lower energy. It can make a jump from high to low energy and send out a pulse of radiation, or a pulse of radiation can knock it out of state number 2 into state number 1. Such transitions are common in microscopic systems. What if it happened on a macroscopic level? राजेंद्र said. ऐसा नहीं है। हम ग्रहों के निश्चित गमन पथ का पता है। इलेक्ट्रॉन कई सीमित स्थितियों में घूम रहे हो सकते हैं। इन परिस्थितियों का प्रयोग उन संसार को पहचानने में किया जा सकता है। पहली परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन भारी ऊर्जा की हालत में होते हैं, किंतु दूसरी परिस्थिति में यह निम्न ऊर्जा की हालत में होता है। ये उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में छलांग लगा सकता है, वह किरणों को स्पंदन भेजता है। इस प्रकार यह परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति से धक्का देकर पहली परिस्थिति में भेज सकता है। इस प्रकार के लिए एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन अति सूक्ष्म तंत्रों में सामान्य बात है। क्या हो
यदि ऐसा दीर्घ तंतु के स्तर पर हो जाए, राजेंद्र ने कहा। I get you. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant asked. Fantastic thought. It seems this is the only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. मैं आपकी बात समझता हूँ। आप ये सुझा रहे हैं कि मैं एक संसार से दूसरे संसार में चला गया और फिर वापस आ गया। गंगाधर पंत ने पूछा। चाहे ये बात बहुत विलक्षण लगती हो, परंतु केवल यही स्पष्टीकरण मैं दे सकता हूँ। मेरा सिद्धांत यह है कि कैटास्ट्रॉफिक परिस्थितियाँ दुनिया को आगे बढ़ने के लिए पूर्णतः अलग विकल्प प्रस्तुत करती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक वास्तविकता का संबंध है, सच का संबंध है, सभी विकल्प व्यावहारिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, किंतु दृष्टा एक समय में उनमें से केवल एक का ही अनुभव कर सकता है। By making transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. The one you live in now and the one where you spend 2 days. One has the history we know, the other a different history. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. You neither traveled to the past nor to the future. You were in the present but experiencing a different world, of course. By the same token, there must be many more different worlds arising out of bifurcation at the different points of time. वह परिवर्तन करने से आपको दो संसारों का अनुभव हो गया, यद्यपि एक समय में एक वह जिसमें आप अब रह रहे हैं और एक वह जिसमें आपने 2 दिन व्यतीत किए, 2 दिन बिताए। एक का इतिहास हम जानते हैं, दूसरे का इतिहास अलग है। इनका अलग होना या दो भागों में बंटना पानीपत की लड़ाई में हुआ। आपने ना तो भूतकाल में और ना ही भविष्य में यात्रा की। आप वर्तमान में ही रहे थे, किंतु अलग अलग संसारों का अनुभव कर रहे थे। निसंदेह इसी परिणाम से भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग संसार विभाजित हो रहे होंगे। As Rajendra concluded, Gangadhar Pant asked the question that was beginning to bother him most. But why did I make the transition? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one of them. But that does not stop me from guessing. Rajendra smiled and proceeded. You need some interactions to cause a transition. Perhaps at the time of the collision, you were thinking about the catastrophe theory and its role in wars. Maybe you were wondering about the Battle of Panipat. Perhaps the neurons in your brain acted as a trigger. राजेंद्र ने अपनी बात पूरी होने पर गंगाधर पंत ने वह प्रश्न जो उसे परेशान करने लगा था, परंतु मैंने परिवर्तन किया ही क्यों? यदि मैं इसका उत्तर जानता तो मैं एक बड़ी समस्या सुलझा देता। दुर्भाग्यवश विज्ञान ने बहुत से अनसुलझे प्रश्न हैं और यह उनमें से एक है, किंतु मैं अनुमान लगाने से तो नहीं रुक सकता। राजेंद्र ने मुस्कुराकर आगे कहना शुरू किया। आपको परिवर्तन करने के लिए किसी मुठभेड़ की आवश्यकता होती है। संभवतः मुठभेड़ के समय आप कैटास्ट्रॉफिक सिद्धांत के व युद्ध में उसकी भूमिका के विषय में सोच रहे होंगे। हो सकता है आप पानीपत के युद्ध के विषय में सोच रहे होंगे। हो सकता है कि आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स ने परिवर्तन को उत्पन्न करने का कार्य किया। A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way. Professor Gaitonde said that was going to be the topic of my thousandth presidential address. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. Rajendra laughed, but Gangadhar Pant was grave. अच्छा अनुमान है। मैं सोच रहा था यदि पानीपत की लड़ाई का परिणाम अन्य दिशा में होता तो इतिहास किस ओर जाता। प्रोफेसर गायतोंडे ने कहा। मेरे 1000वें सभापति पद से भाषण का विषय यही होना था। अब केवल अटकलें लगाने की अपेक्षा अपने वास्तविक जीवन के अनुभव का वर्णन करने की अच्छी स्थिति में है। राजेंद्र ने हंसकर कहा, लेकिन गंगाधर पंत गंभीर था। No, Rajendra, my 1000th address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Gaitonde, who disappeared while defending his chair on the platform, will now never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of the Panipat seminar.
नहीं राजेंद्र, मेरा हज़ारा भाषण आज़ाद मैदान में हो गया था, जब मुझे अशिष्टतापूर्वक टोका गया था। नहीं, वह प्रोफेसर गायटोंडे ने जो अपने आसन की रक्षा करते हुए गायब हो गया था, अब अन्य किसी भी भाषण सभा का सभापतित्व करते ना देखा जाएगा। मैंने पानीपत गोष्ठी के आयोजनकर्ताओं को अपने खेद से सूचित कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये। हमने इसको लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन किया है, कोशिश की है उसको करने की। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। बाकी बचे हुए चैप्टर्स जो इसके हैं वो भी हम जल्दी ही सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।